नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10वीं किस्त जारी की। केंद्र ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों से अस्थायी अस्पताल और नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 44 नक्सलियों ने समर्पण किया। 2019 के पुलवामा हमले में शामिल अंतिम आतंकवादी भी अनंतनाग मुठभेड़ में मारा गया। दिसंबर 2021 में जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% अधिक। संयुक्त अरब अमारात ने 10 जनवरी से उन नागरिकों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जिन्हें कोविड रोधी टीके नहीं लगे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। पश्चिमोत्तर भारत में अगले 4 दिन तक शीतलहर जारी रहेगी। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ जाएंगे और दिन में लगभग 1 बजे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय आधुनिक और उत्कृष्ट खेल अवसंरचना से लैस होगा, जैसे सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, तरणताल, बहुउद्देशीय हॉल और साइकिल वेलोड्रोम। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वॉश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे अन्य सुविधाएं भी रहेंगी। विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उनमें खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और देश के हर हिस्से में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना स्थापित करना शामिल है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना इस परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, मेरठ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कल वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी की। 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की गई। इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में अंतरित किए जाते हैं। श्री मोदी ने लगभग 351 किसान उत्पाद संघों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया, जिससे 1,24,000 से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उनके लिए सम्मान का विषय है कि वे नए वर्ष की शुरुआत देश के अन्नदाताओं के साथ कर रहे हैं। देश के करोड़ों किसान परिवारों को, विशेषकर छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त मिली है। किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। हमारे किसान उत्पाद संघ, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, इससे जुड़े किसानों को आर्थिक सहायता भी भेजी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान उत्पाद संघों के फायदों को ध्यान में रखते हुए
सरकार इन्हें प्रत्येक स्तर पर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इन किसान उत्पाद संघों को 15 लाख रुपए तक की सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों का कृषि में नवाचार करते रहने का आह्वान किया और कहा कि स्वच्छता जैसे अभियान में सहयोग दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। व्यापार कारोबार को आसान बनाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति को नई धार देने वाला है। मेक इन इंडिया को नए आयाम देते हुए देश ने चिप निर्माण, सेमी कंडक्टर जैसे नए सेक्टर के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए देश को 7 रक्षा कंपनियां मिली हैं। हमने पहली प्रोग्रेसिव ड्रोन पॉलिसी भी लागू की है। डिजिटल इंडिया अभियान भारत में हो रहे विकास को गांव-गांव तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में विश्व का नेतृत्व करते हुए भारत ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री ने किस्त जारी करने के आयोजन के दौरान किसान उत्पाद संघों से बातचीत भी की। केंद्र ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों से कहा है कि वे अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था शुरू करें ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, निजी क्षेत्र, निगम और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। राज्यों को ये सलाह भी दी गई है कि वे होटल के कमरों तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों में कोविड अस्पतालों से जुड़े केंद्रों का उपयोग कोविड उपचार केंद्र के रूप में कर सकते हैं। श्री भूषण ने कहा कि हर स्तर पर नियंत्रण कक्षों को सक्रिय किया जाना चाहिए। जांच, एम्बुलेंस और अस्पताल में बिस्तर उपलब्धता की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए और आम जनता को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता नियमित रूप से समीक्षा करें। श्री भूषण ने राज्यों को कोविड के विरुद्ध संघर्ष में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। संयुक्त अरब अमारात ने 10 जनवरी से उन नागरिकों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है जिन्हें कोविड रोधी टीके नहीं लगे हैं। पूर्ण टीकाकरण वाले नागरिकों को भी पात्र होने पर बूस्टर डोज लगवानी होगी। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार ये प्रतिबंध चिकित्सा या मानवीय आधार पर टीके से छूट वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। देश के राष्ट्रीय आपात संकट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा विदेश मंत्रालय ने नए यात्रा नियम घोषित किए हैं। संयुक्त अरब अमारात में 92% से भी अधिक जनसंख्या का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। नेपाल सरकार ने देश में आने वालों पर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लागू यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। नेपाल मंत्रिमंडल ने उन यात्रियों को नेपाल आने की अनुमति देने का निर्णय लिया है जिनमें कोविड संक्रमण जैसे लक्षण नहीं है। इन्हें 10 दिन के लिए घर में पृथकवास में रहना होगा। यात्रियों का पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए और उनके पास 72 घंटों के भीतर की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए। देश में अब तक 145 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 84 करोड़ 54 लाख पहली डोज के रूप में और 60 करोड़ 85 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 22,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। नीति आयोग के सदस्य तथा स्वास्थ्य और कोविड वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉ वी.के. पॉल ने बताया, अगर आपने संभावित इन्फेक्शन है तो फिर आप घर में रहते हो जब तक कि आप नॉर्मल और नेगेटिव डिक्लेयर नहीं हो जाते। अगर आपने ऑलरेडी इन्फेक्शन है, चाहे डेल्टा की है, चाहे ओमिक्रॉन की है, तो फिर तो आपको एक फॉर्मल तरीके से आइसोलेट किया जाता है या बाकियों को भी इन्फेक्शन नहीं दे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है।
ये तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। हमारे नए उत्तर प्रदेश में माफियाओं, दंगाइयों और भ्रष्टों पर हो रहा प्रहार है, इसीलिए फर्क साफ है। 2017 के पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्यवाही। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10वीं किस्त जारी की। केंद्र ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों से अस्थायी अस्पताल और नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 44 नक्सलियों ने समर्पण किया। 2019 के पुलवामा हमले में शामिल अंतिम आतंकवादी भी अनंतनाग मुठभेड़ में मारा गया। दिसंबर 2021 में जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% अधिक। संयुक्त अरब अमारात ने 10 जनवरी से उन नागरिकों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जिन्हें कोविड रोधी टीके नहीं लगे हैं। और भारतीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। पश्चिमोत्तर भारत में अगले 4 दिन तक शीतलहर जारी रहेगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल 9 महिला नक्सलियों सहित 44 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सुकमा जिले के चिंतलनार, किस्तारम और भीजी क्षेत्रों में सक्रिय थे। सुकमा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि इन नक्सलवादियों ने कारीगुंदम गांव में पुलिस के समक्ष समर्पण किया। इनमें एक नक्सली मकदम डूला पर 2 लाख रुपए का इनाम था। इन नक्सलियों ने कहा कि वे माओवादियों की खोखली विचारधारा से निराश हैं और नक्सलियों के पुनर्वास के लिए जिला पुलिस के पूना नरकोम अभियान से प्रभावित हैं। पूना नरकोम गोंड भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नया सवेरा। समर्पण करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की समर्पण और पुनर्वास नीति के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 30 दिसंबर को हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकी की पहचान
समीर डार के रूप में की गई है। समीर डार वर्ष 2019 में पुलवामा के लेथपुरा में आतंकी हमले में शामिल था। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि पुलवामा आतंकी हमले में शामिल अन्य आतंकी पहले ही मारे जा चुके हैं। लद्दाख में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 14.5 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य कड़ाके की ठंड के बीच जारी है। इस सुरंग से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सभी मौसम के अनुकूल सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड कारगिल के महाप्रबंधक कर्नल शिव कुमार ने बताया कि बर्फबारी होने पर भी सुरंग का निर्माण कार्य जारी रहेगा। मनोबल बहुत हाई है। सिचुएशन हमने बना रखी है यहाँ पर, जो बंदोबस्त किया हुआ है लोगों के रहने का, सामान की स्टॉकिंग करने का, राशन पानी रखने का, फ्यूल का स्टॉकिंग करने का, इक्विपमेंट के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको रखने का, लोगों के रहने का अरेंजमेंट करने का। इतना अच्छा अरेंजमेंट कर दिया है हम लोगों ने कि अब सब बड़े कंफर्टेबली रह रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं पूरी बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पर इस मौसम में भी, और जब टेम्परेचर -20-25 तक भी है तब भी उसमें काम 24 घंटे चल रहा है। दिसंबर 2021 में वस्तु और सेवा कर संग्रह 1,29,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये वर्ष 2020 की इसी अवधि में संकलित जीएसटी राजस्व से 13% और दिसंबर 2019 से 26% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर 2021 में लगातार छठे महीने में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। मंत्रालय ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, कर चोरी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, विशेष रूप से जाली बिलों के खिलाफ कार्रवाई से जीएसटी संग्रह बढ़ा है। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा दरों को तर्कसंगत बनाने के विभिन्न उपायों से भी राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हुई है। सरकार को आशा है कि ये सकारात्मक रुख इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में और अधिक वर्षा तथा अगले 4 दिन तक देश के पश्चिमोत्तर हिस्से में शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बंगाल की खाड़ी से लगे तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि कल से पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात का देश के पश्चिमोत्तर भागों में असर पड़ सकता है। अगले 4 दिन के दौरान इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी वर्षा की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। कार्यक्रम में जीबी पंत अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे कोरोना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लें, 011-2342-1230 और 011-2342-1764। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपनी विशेष वर्षांत श्रृंखला में पिछले वर्ष की उपलब्धियों की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन का उल्लेख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 12 मार्च को गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसका शुभारंभ किया था। श्री मोदी ने शुभारंभ अवसर पर अमृत महोत्सव के 5 स्तंभों का उल्लेख किया था। स्वतंत्रता संग्राम, 75 वर्ष की परिकल्पनाएं, उपलब्धियां, कार्य योजना और संकल्प। ये 5 स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इन्हीं संदेशों के आधार पर अमृत महोत्सव की वेबसाइट के साथ चरखा अभियान और आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर को भी लॉन्च किया गया है। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो
अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में जन भागीदारी से जन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव देश के उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के लिए योगदान दिया है। यह स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में भारत के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कई मंत्रालयों और विभागों ने अलग अलग विषयों पर आधारित आइकॉनिक सप्ताह का आयोजन किया। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह से संबंधित सभी सूचनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय रेल ने देश के 75 चयनित रेलवे स्टेशनों पर हथकरघा और खादी के सामग्री से जुड़ा स्टॉल लगाया है। ये स्टॉल आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक है। आनंद कुमार के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। 2 जनवरी 1947 को महात्मा गांधी ने पूर्वी बंगाल में दंगा पीड़ित क्षेत्रों में शांति मार्च शुरू किया था। 1947 में भारत में अनिश्चितता का अंधियारा छाया हुआ था, क्योंकि राजनीतिक रूप से कुछ भी निश्चित नहीं था। जब बंगाल से विचलित करने वाले समाचार आने लगे तो गांधी ने अपनी सभी योजनाएं रद्द कर दी और दंगा पीड़ित क्षेत्रों में जाने का फैसला किया। पूर्वी बंगाल के नोआखाली में उन्होंने देखा कि देशवासियों के दिलों में किस कदर भय, नफरत और हिंसा समा गई है। वे गांव-गांव गए और राजनीतिक धरातल से परे जाकर मानवता के लिए शांति के मुद्दे उठाए। उन्होंने निवेदन किया कि सभी दलों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि सभ्य जीवन की मर्यादा तार-तार न होने पाए। गांधी जी की उपस्थिति ने पूर्वी बंगाल के गांव में अच्छा काम किया और लोगों के बीच तनाव और गुस्से को शांत किया। आज हम स्वाधीनता सेनानी हरे कृष्ण महताब को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 जनवरी 1987 को हुई थी। वे उत्कल केसरी के नाम से लोकप्रिय थे। महताब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई बार जेल गए। हरे कृष्ण महताब का जन्म 21 नवंबर 1899 को ओडिशा के बालेश्वर जिले के अगरपाड़ा गांव में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने 1921 में स्नातक की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। वे 1930 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। उसी साल सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। कैद में उन्होंने वाल्मीकि रामायण का ओडिया में अनुवाद किया। उन्होंने भगवद गीता को ओडिया में काव्य रूप में लिखा। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें 1932 में जेल भेजा गया। जेल से रिहा होने पर महताब ने कुछ समय महात्मा गांधी के साथ बारडोली में बिताया। उन्होंने गांधी जी के विचारों और दर्शन की तरफदारी में रचना पत्रिका प्रकाशित की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। वे 2.5 साल तक अहमदनगर किले की जेल में बंद रहे और मई 1945 में रिहा किए गए। महताब ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री थे।
वे अप्रैल 1946 से मई 1950 तक इस पद पर रहे। वे 1950 से 1952 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे और बाद में 1955 से 1956 तक बंबई के राज्यपाल का पद संभाला। 1956 में राज्यपाल का पद छोड़कर वे पुनः ओडिशा के मुख्यमंत्री बने और 1956 से 1960 तक इस जिम्मेदारी को निभाया। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान मेहताब ने रियासतों के विलय और एकीकरण, कटक से हटाकर भुवनेश्वर को राजधानी बनाने और बहुउद्देशीय हीराकुंड बांध परियोजना को स्वीकृति और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1962 में अंगुल से लोकसभा के लिए चुने गए और जीवन पर्यंत लोगों की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी को शत शत नमन। वंदे भारत केसरीन्द्र सुमते कारुण्यवारानिधे वंदे हृत्तड़ पद्म मध्य सुलसल आचार्य तुभ्यं नमः। हम महान स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक मन्नत्तु पद्मनाभन को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 2 जनवरी 1878 को केरल के कोट्टयम में हुआ था। पद्मनाभन को दूरदृष्टा सुधारक माना जाता है, जिन्होंने नायर समुदाय को नायर सर्विस सोसाइटी के तहत संगठित किया। पद्मनाभन ने सामाजिक असमानता से भी संघर्ष किया। 1924 में उन्होंने वायकॉम सत्याग्रह में भाग लिया तथा कथित निचली जातियों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग करते हुए वे 1931 में गुरुवयूर सत्याग्रह में शामिल हुए। उन्होंने जाति के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए अपना पारिवारिक मंदिर सबके लिए खोल दिया। 25 मई 1947 को पद्मनाभन ने अलप्पुझा के मुतुकुलम में प्रसिद्ध मुतुकुलम भाषण दिया। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने पर 14 जुलाई 1947 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्रता के बाद पद्मनाभन राजनीति में आ गए और लोगों की सेवा करते रहे। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और देवेंद्र, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, प्रधानमंत्री किसान निधि की 10वीं किस्त जारी करने की खबर आज अधिकांश अखबारों की सुर्खी बनी है। कृषि लागत कम करने के लिए एफपीओ के माध्यम से खेती करने की पीएम की सलाह भी दी गई है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी में भगदड़ की जांच उच्चस्तरीय समिति से कराने की खबर भी अखबारों ने दी है। ओमिक्रॉन की देश में स्थिति पर भी अखबारों की नजर है। नए साल के आगमन पर जश्न में कोरोना के बचाव के नियम टूटने पर अखबारों ने चिंता जताई। लोक सत्य ने लिखा है, सरकार के अस्थायी कोविड केंद्र बनाने के निर्देश, संक्रमण दर बढ़ी। जनसत्ता की खबर है, अफगानिस्तान को कोरोना रोधी कोवैक्सीन टीके की 5 लाख खुराक की भारत ने आपूर्ति की। हरिभूमि ने लिखा है, सौंपी गई मानवीय मदद। राष्ट्रीय सहारा और जनसत्ता की खबर है, आईआईटी समेत 6000 संस्थाओं को विदेशी चंदा नहीं। 1 जनवरी को इन संस्थाओं का पंजीकरण समाप्त माना गया। अखबार ने जीएसटी विभाग द्वारा 347 करोड़ के जाली बिलों का पर्दाफाश करने की खबर के साथ लिखा है, 11 कंपनियां इससे जुड़ी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10वीं किस्त जारी की। केंद्र ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों से अस्थायी अस्पताल और नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 44 नक्सलियों ने समर्पण किया। 2019 के पुलवामा हमले में शामिल अंतिम आतंकवादी भी अनंतनाग मुठभेड़ में मारा गया। दिसंबर 2021 में जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% अधिक। संयुक्त अरब अमारात ने 10 जनवरी से उन नागरिकों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जिन्हें कोविड रोधी टीके नहीं लगे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।